मैं कहां से बात को शुरू करूं, आइए पहले हामिद मीर को सुनते हैं। तो कौन लेके आए थे बाय द वे? जनरल राहील शरीफ लेके आए थे उनको। मुस्तफा कमाल को मार्च 2016 में जनरल राहील शरीफ साहब की मर्जी से आए थे, वो उनकी मंजूरी से आए थे। हामिद मीर की ये गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन इसमें बहुत सारे अहम बातें भी हैं। क्या अब पॉलिसी बदल चुकी है और होने वाला क्या है? आज के प्रोग्राम में खास तौर पर इस पर बात करेंगे कि क्योंकि अब पंछी सारे उड़ना शुरू हो गए और कुछ पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाना शुरू हो चुके हैं, तो होने वाला क्या है आज के प्रोग्राम में खास तौर पर आप देखें। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और सबसे बढ़कर यह कि सोचने के लिए दिमाग दिया और मुझे बोलने के लिए जबान दी, इसीलिए मैं बोलता हूं। यह बात किसी से ढकी छुपी अब नहीं रही। वो बहुत सारे राज जो गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर या 7 सालों के अंदर दबे हुए थे, अब सबके सामने आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के उरूज से लेकर मुस्तफा कमाल के उरूज तक, या मुस्तफा कमाल का उरूज तो अभी आया नहीं, लेकिन अलबत्ता मुस्तफा कमाल की एंट्री तक तमाम हकाइक आपके सामने मौजूद है। मैं चाहता यह हूं कि पहले आप हामिद मीर का पूरा क्लिप सुन लीजिए और उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज करें। सबसे पहले हामिद मीर इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि वाकई में क्या राहील शरीफ साहब ने उस वक्त पर मुस्तफा कमाल को बाकायदा एंट्री दी कि जब इशरतुल अबाद साहब की और मुस्तफा कमाल की आपस में लफ्जों की गोलाबारी शुरू हुई, तो इशरतुल अबाद साहब को उस जमाने में बाकायदा रावलपिंडी से कहा गया था कि आप इनका ख्याल रखें, ये हमारे आदमी हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत वो गवर्नर साहब से देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात हुई थी और गवर्नर साहब मुख्तलिफ अपने निजी महाफिल के अलावा मुख्तलिफ सहाफियों को वक्तन फख्तन इस बात से आगाह करते रहते थे कि मुस्तफा कमाल के हवाले से उन पर क्या दबाव मौजूद है। मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से हमेशा से दबाव रहा, यहां तक कि पुलिस से लेकर एस्टैब्लिशमेंट से लेकर मुख्तलिफ सियासतदानों पर सबको ये बात मालूम थी कि होने वाला क्या है और हो क्या रहा है। लेकिन अब जरा सा वक्त में फर्क आ गया है। जो मैं चाहता यह हूं कि अब हामिद मीर का आखिर का क्लिप सुनिए और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़े। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हुआ, कि राहील शरीफ साहब वाली पॉलिसी तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त तो कभी नहीं में बोले जब वो वाशिंग मशीन बने हुए थे। तो अब जब लगता यह है कि पॉलिसी कुछ तब्दील हो रहा है। आपने हामिद मीर का यह क्लिप सुना, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आइए गुफ्तगू के अगले मरहले पर, और मेरे पास जो कुछ खबरें हैं उस पर बात करते हैं। पहले यह था कि जब अल्ताफ हुसैन साहब यहां पर मौजूद थे और अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत होती थी, तो उस वक्त में और आज में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। फर्क यह आया है कि उस वक्त मुस्तफा कमाल ही एक ऑप्शन था कि जो कि अल्ताफ हुसैन के सामने खड़ा करने का मंसूबा बनाया गया था, और इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसको किस तरीके से कराची में मौजूद एस्टैब्लिशमेंट और किस तरीके से पिंडी, जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा था और किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम विंग्स और तमाम लोग बिल्कुल फंक्शनल नहीं रहे थे। यहां तक कि गवर्नर इशरतुल अबाद साहब ने बहुत बारहा कोशिश की। उन्होंने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया था आज से कुछ अरसे पहले दुबई के अंदर। उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट और अल्ताफ हुसैन के साथ के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर करवाने की कोशिश की थी। इस सारे मामले में उस वक्त क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुकम्मल तौर पर दूर रही थी। उसकी वजह यह थी कि ये जंग या ये जो बैटल थी, ये जो सारे मामला थे, ये एस्टैब्लिशमेंट और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान मौजूद थे। अब सूरत हाल थोड़ी सी बदल चुकी है। पहले मुस्तफा, जिस तरह हामिद मीर साहब ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब सूरत हाल ये बदल चुकी है कि अब मुख्तलिफ इदारों के पास या मुख्तलिफ लोगों के पास कई ऑप्शन है। जो बात मुस्तफा कमाल कर रहे हैं वही बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद कर रहा है, वही बात तहरीक इंसाफ कर रही है। कराची के अंदर जो मोनोपोली थी, जो वन मैन शो था, जो वन पार्टी सिस्टम था, उन्हें ब्रेक करना था, जिसमें वो कामयाब हो गए। अब सूरत हाल यह है कि जिस तरीके से मुस्तफा कमाल खुद बार बार इस बारे में इशारा कर रहे हैं कि वो तमाम लोग यहां पर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से चलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सूरत हाल यह है कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, या जिसे बहादुराबाद कहा जाता है, वो इस कदर मजबूर, इस कदर लाचार, इस कदर बेबस है कि बेचारे अपने फैसले भी नहीं कर पाते। यहां तक कि अपनी छोटी सी रैली के लिए भी और अपने छोटे से मुजाहिरे के लिए भी और अपने छोटे से किसी चीज को करने के लिए भी उन्हें कहीं और की मदद चाहिए होती है। जिस तरीके से वो पहले लंदन से परमिशन लेते थे, आजकल कहीं और से परमिशन ले रहे हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ
कि गोट या तहरीके इंसाफ के मोहरे कहां से चलते हैं, कैसे चलते हैं, सबके सामने। तो मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के सामने एक वाहिद ऑप्शन थे, तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल था। लेकिन अब कराची शहर में 3 से 4 ऑप्शंस हैं। आप ये देखिए कि जो मुख्तलिफ स्लोगन्स होते हैं, उन तमाम जो नारे हैं, वो भी इन चारों या 3-4 जमात में इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको जमात इस्लामी का भी वही नारा नजर आएगा। अब सूरत हाल यहां पर यह हो चुकी है कि एक ऑप्शन नहीं है। तो मुस्तफा कमाल साहब की जो हैसियत पहले थी, या मुस्तफा कमाल साहब को जितना प्रिविलेज, जितनी सहूलियात पहले मिल रही थी, अब नहीं मिल रही है। अब बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि अब बात मानने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं। अब सवाल यह बनता है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। अगला इलेक्शन बहुत ज्यादा करीब है। बल्दियाती इलेक्शन सिंध हुकूमत नहीं चाह रही है, इलेक्शन कमीशन बार बार इस पर फोर्स दे रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत नहीं चाह रही है कि इलेक्शन हो। तो बल्दियाती इलेक्शन के मुतालिक मैं भी अभी यह नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो इत्तलात हैं वो यह है कि दिसंबर तक हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इस पर बहुत सख्त बयान दे। हो सकता है कि बाद में कुछ सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट भी जाएं और उस पर फिर फैसला भी हो। लेकिन अभी जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, उसमें सारी तैयारी हो रही है अगले इलेक्शन की। और अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए ये 4 सियासी जमातें हैं जो कराची शहर के अंदर मौजूद हैं, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, PSP और जमात इस्लामी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साथ साथ तहरीक लब्बैक को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तहरीक लब्बैक भी अपना कहीं ना कहीं वोट बैंक अपना रखती है। साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून भी इस हवाले से मायने रखती है, लेकिन जाहिर है उनका वोट बैंक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब सूरत हाल यहां पर कराची शहर के अंदर यह नजर आ रही है कि एक ही वक्त में 4 लोगों से कहा जा रहा है कि अगली बार कराची आपको मिलेगा। क्या वाकई में कराची उनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? इस हवाले से अभी तक तमाम सियासी जमातें, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुल्कगीर सियासी तहरीक का आगाज किया हुआ है और अगले इलेक्शन के लिए वो काम कर रहे हैं, कराची शहर में आपको इस तरह का माहौल नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि किसी को भी ये अपने ऊपर भरोसे से ज्यादा, अवाम में जाने से ज्यादा, भरोसे से ज्यादा ये लोग सब लोग कहीं और देख रहे हैं। और जब सब लोग कहीं और देख रहे हैं तो जाहिर है फिर वो सबके इशारों का इंतजार कर रहे हैं कि इशारे किस तरफ होंगे, ये इशारा किसकी जानिब होगा। तो सियासी जमातें अपने कराची शहर में अवामी रायमा को हमवार करने की बजाय तमाम के तमाम लोग इशारों की तरफ देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि PSP ने ऐलान किया था कि वो मुहर्रम के फौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज करेगी, लेकिन नहीं कर रही है। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब क्योंकि अफगानिस्तान का मसला आ गया इसलिए हम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अफगानिस्तान का मामला बड़ा सतही सा मामला है, इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर वो कराची शहर की सियासत पर बात करना चाहे तो बहुत सारी बातें हो सकती है। सेम इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मसला है। उन्होंने ये कहा था कि हम अगस्त का पूरा महीना उन्होंने आज़ादी के हवाले से बनाया और उसके बाद उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो सितंबर या सितंबर के महीने में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू करेंगे, लेकिन उस तरह से भी उनकी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी आवाम ने उस तरीके से पजीराई नहीं पा रहे हैं। कराची शहर का एक मिजाज रहा है, अगर कराची शहर में यकीनी तौर पर काम पर वोट होता है, अगर आप काम करेंगे तो बिल्कुल वोट आपको मिलेगा, लेकिन हमेशा से कराची शहर का मिजाज ये नहीं रहा है। अगर काम पर ही वोट मिलता तो नेमतुल्लाह खान साहब जमात इस्लामी के रहनुमा थे, बहुत ज्यादा वोट उनको मिलते, लेकिन बहरहाल काम पर वोट मिलता है लेकिन इतना नहीं होता। अगर काम पर ही वोट होता तो मुस्तफा कमाल आज जीत चुके होते। कराची शहर का एक मिजाज रहा है, कराची शहर में नजरियाती तौर पर या सियासी तौर पर एक हवा चलती है और उस हवा के साथ ही लोग मूव करते हैं। आमतौर पर अगर आपने देखा हो कराची शहर के पूरे वजूद को अगर आप देखिए और इन गुज़िश्ता 72 सालों को, खासतौर पर 73 सालों को जो पाकिस्तान बनने के बाद के 73 साल हैं, उसमें अगर आप देखिए तो यहां पर वोट हमेशा नजरियात की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर या फिर मुख्तलिफ मजहबी ग्रोह की बुनियाद पर मिला है। और अभी ऐसी कोई हवा चल नहीं रही है, और जब ऐसी हवा नहीं चल रही है तो जाहिर है आपको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवामी राय को हमवार करना पड़ता है। इस वक्त कोई भी सियासी जमात अवामी राय को हमवार नहीं कर पा रही है, और मैं आज की खबर आपको सिर्फ ये देना चाहता हूं कि आज की खबर यह है कि तमाम लोग कहीं ना कहीं से इशारों के मुंतजिर हैं। अगर हमारा प्रोग्राम आपको ठीक लगे, मेरी बात ठीक लगे, मेरी जो मेरे पास जो खबर थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो इस खास तौर पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। एक बात आपने अपने इब्तिदाई में बहुत अच्छी कही। आप कहते कहते रुक गए, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यही कहना चाह रहे जी, मैं यही कहना चाह रहा था। तो वो जो मुस्तफा कमाल साहब हैं,
उनको जो लेके आए थे या जिनके वो दोस्त थे उनके साथ जो उन्होंने किया है, तो कौन लेके आए थे बाय द वे? जनरल राहील शरीफ लेके आए थे। मुस्तफा कमाल को मार्च 2016 में जनरल राहील शरीफ साहब की मर्जी से आए थे, वो उनकी मंजूरी से आए थे। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह लगता है कि राहील शरीफ साहब वाली पॉलिसी तकरीबन खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त तो कभी नहीं में बोले जब वो वॉशिंग मशीन बने हुए थे। तो अब जब लगता यह है कि पॉलिसी कुछ तब्दील हो गई है। हालात को देख रहे थे कि जब इशरतुल अबाद साहब की और मुस्तफा कमाल की आपस में लफ्जों की गोलाबारी शुरू हुई, तो इशरतुल अबाद साहब को उस जमाने में बाकायदा रावलपिंडी से कहा गया था कि आप इनका ख्याल रखें, ये हमारे आदमी हैं।